आज की बातचीत एक सवाल से शुरू करते हैं। कैसे एक अनपढ़ लेकिन पक्के इरादे वाले किसान ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसे आंदोलन की चिंगारी जलाई जो जो आगे चलकर एक तूफान बन गया। आज हम चंपारण की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो लुई फिशर की मशहूर किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पर आधारित कुछ लेख और विश्लेषण है, और हमारा मकसद सिर्फ इतिहास को दोहराना नहीं है। हम चंपारण की रणनीति, उसके मानवीय पहलुओं और उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इसे इतना इतना ताकतवर बना दिया। हम गांधी जी के तरीकों, बटाईदार किसानों की तकलीफों और हाँ, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता के सबक पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक आदमी से जिसकी जिद ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये थे राजकुमार शुक्ला, चंपारण के एक साधारण किसान जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं वो दृढ़ निश्चयी थे। मतलब अपनी धुन के पक्के। साल था 1916। जगह थी लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन। शुक्ला वहां पहुंचे थे बिहार की जमींदारी व्यवस्था के अन्याय की शिकायत लेकर, और किसी ने उन्हें सलाह दी, गांधी जी से बात करो। और शुक्ला ने ये बात गांठ बांध ली। गांधी जी से मिले, अपनी पूरी कहानी सुनाई। गांधी जी ने उन्हें बताया कि उनका कानपुर और भारत के दूसरे हिस्सों में जाने का कार्यक्रम तो पहले से तय है। लेकिन शुक्ला वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो गांधी जी के पीछे पीछे हर जगह गए। कानपुर, फिर अहमदाबाद के पास गांधी जी का आश्रम। हफ्तों तक वो गांधी जी का साथ नहीं छोड़ते, बस एक ही रट लगाए हुए, एक तारीख तय कर दीजिए। एक अकेले आदमी की ऐसी जिद, ये हैरान करने वाली बात है। क्या ये सिर्फ राजकुमार शुक्ला का जुनून था या इसमें हमें जन आंदोलनों के बारे में कोई बड़ा सबक मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में यही जन आंदोलनों की खासियत है। शुरुआत हमेशा किसी बड़े नाम या नेता से नहीं होती है। अक्सर एक आम इंसान का जो अटूट संकल्प होता है ना, वही वजह बनता है। शुक्ला की जिद ने गांधी जी को यकीन दिलाया कि समस्या वाकई में बहुत बड़ी और गंभीर है। शुक्ला उन जीते जागते मनुष्यों के प्रतीक थे जिनके लिए गांधी जी की राजनीति थी, न कि सिर्फ हवाई विचारों के लिए। तो ये समस्या थी क्या जिसके लिए शुक्ला इतना परेशान थे? चलिए इस बंटाईदारी व्यवस्था को थोड़ा समझते हैं। चंपारण की ज्यादातर जो खेती वाली जमीन थी, उसके मालिक अंग्रेज जमींदार थे। हाँ, और एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय किसानों को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर, मतलब 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। और सिर्फ उगाना ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फसल लगान के तौर पर जमींदारों को सौंप देनी पड़ती थी। और इसका आर्थिक पहलू समझना बहुत जरूरी है। नील अंग्रेजों के लिए एक बड़ी कमर्शियल फसल थी। वो इससे मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन किसानों के लिए यह व्यवस्था पूरी तरह लूट खसोट वाली थी। एक तो उन्हें अपनी मेहनत का कुछ नहीं मिलता था, ऊपर से नील की खेती जमीन को बंजर बना देती थी। मतलब नुकसान ही नुकसान। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जर्मनी में वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक नील यानी बनावटी नील तैयार कर लिया। जी। अब अंग्रेज जमींदारों को भारत के प्राकृतिक नील की कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बजाय उन्होंने इसमें भी मुनाफा कमाने का एक नया तरीका निकाल लिया। बिल्कुल। उन्होंने किसानों से कहा कि अगर तुम लोग इस 15% नील उगाने की शर्त से आजाद होना चाहते हो तो हर्जाना दो, मुआवजा दो। हाँ। मतलब अपनी ही गलती का ठीकरा किसानों पर फोड़ दिया। कई अनपढ़ किसानों को जब ये पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी दस्तखत कर दिए कि चलो इस झंझट से छुटकारा मिला। उन्हें असली वजह तो पता ही नहीं थी। या? और जवाब में जमींदारों ने उन्हें चुप कराने के लिए ठग या कह सकते हैं कि गुंडे रख लिए। अच्छा। यही वो लड़ाई थी जिसे लेकर राजकुमार शुक्ला गांधी जी के दरवाजे पर पहुंचे थे। शुक्ला की जिद आखिरकार काम आई। गांधी जी ने वादा किया कि वो कलकत्ता में होंगे और वहीं से शुक्ला के साथ चंपारण चलेंगे। महीनों बाद जब गांधी जी कोलकाता पहुंचे तो शुक्ला वहां पहले से मौजूद थे, उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों पटना के लिए ट्रेन में बैठे। पटना में शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे। वहां एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ। राजेंद्र प्रसाद के नौकर शुक्ला को एक गरीब किसान के तौर पर जानते थे, जो उनके मालिक को अपनी समस्याओं से परेशान करता रहता था। बिल्कुल। उन्होंने गांधी जी को भी वैसा ही एक और किसान समझ लिया। गांधी जी के साधारण कपड़ों को देखकर उन्हें लगा कि ये भी कोई अछूत है। उन्हें कुएं से पानी तक नहीं निकालने दिया गया, इस डर से कि कहीं उनकी बाल्टी से गिरी कुछ बूंदें पूरे कुएं को अपवित्र न कर दें। और ये छोटी सी घटना उस वक्त के समाज का
कितना बड़ा सच दिखाती है। गांधी जी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि हमारे समाज के अंदर की इन बुराइयों से भी थी। सही बात है। वो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को समझने आए थे। इसीलिए उनका तरीका सबसे अलग था। और इसीलिए उन्होंने सीधे चंपारण जाने के बजाय पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, ताकि वो शुक्ला से मिली जानकारी के अलावा पूरी तस्वीर को ठीक से समझ सकें। वहां वो इलाके के नामी वकीलों से मिले, और जब गांधी जी को पता चला कि ये वकील गरीब बंटाईदार किसानों से उनके मुकदमे लड़ने के लिए भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें खूब डांटा। और यहीं गांधी जी ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने साफ कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। जहां किसान इतने कुचले हुए और डरे हुए हैं, वहां अदालतें बेकार हैं। उनके लिए असली राहत डर से मुक्त होना है। तो गांधी जी ने वकीलों को डांटा, अदालत जाने से मना किया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आखिर अन्याय तो कानूनी था, कॉन्ट्रैक्ट का मामला था, तो अदालत ही तो उसका इलाज थी। बिल्कुल, और यही गांधी जी की दूरदृष्टि थी। उन्होंने समझा कि असली जंजीरें कानून की नहीं, डर की थी। जब तक किसान जमींदार को और अंग्रेज साहब को देखकर कांपता रहेगा, तब तक कागज पर मिली कोई भी जीत बेमानी है। कानूनी न्याय तो बाद की बात थी। उनके लिए असली राहत डर से आजादी थी। उन्होंने समस्या की जड़ को पकड़ा, जो कानूनी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक थी। अब टकराव की घड़ी नजदीक आ रही थी। गांधी जी ने पहले अंग्रेज जमींदार संघ के सचिव से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन सचिव ने उन्हें बाहरी आदमी कहकर कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश कमिश्नर ने तो उन्हें धमकाने की कोशिश की और तुरंत इलाका छोड़ने का हुक्म सुना दिया। गांधी जी ने जाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वे चंपारण की राजधानी मोतीहारी पहुंच गए। वहां रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। जल्द ही उन्हें चंपारण छोड़ने का एक सरकारी नोटिस थमा दिया गया। अच्छा। गांधी जी ने नोटिस की रसीद पर दस्तखत तो किए, लेकिन साथ में उस पर लिख दिया कि वे आदेश का उल्लंघन करेंगे। और इसके बाद उन्हें अगले दिन अदालत में पेश होने का हुक्म मिला। और यहीं से आधुनिक भारत के पहले बड़े सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन का जन्म हुआ। ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं था। जैसा कि हमारे एक स्रोत में बताया गया है, ये बड़ी संख्या में गरीब किसानों की तकलीफ दूर करने की कोशिश से पैदा हुआ था। ये एक सिद्धांत पर आधारित अवज्ञा थी, जिसका मकसद सिर्फ कानून तोड़ना नहीं बल्कि न्याय हासिल करना था। अगले दिन मोतीहारी अदालत के बाहर का नजारा वो देखने लायक था। हजारों किसान अपने आप वहां इकट्ठा हो गए। उन्हें गांधी जी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। हाँ, बस इतना सुना था कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है और वो अधिकारियों के साथ मुश्किल में है। अंग्रेज अधिकारी इस भीड़ को देखकर हैरान और बेबस महसूस कर रहे थे। हालत ऐसी हो गई कि गांधी जी को खुद अधिकारियों की मदद करनी पड़ी ताकि भीड़ को काबू किया जा सके। ये जो अपने आप हुआ प्रदर्शन था ना जी, ये अंग्रेजों के डर से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। इसने अंग्रेजों को एक ठोस सबूत दे दिया कि उनकी अब तक की डरावनी और बेरोक-टोक ताकत को भारतीय चुनौती दे सकते थे। मतलब लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अगर वे एक साथ खड़े हो जाएं, तो वे शक्तिशाली ब्रिटिश राज का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। अदालत के अंदर का माहौल भी उतना ही नाटकीय था। गांधी जी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने जज से कहा कि वे कर्तव्यों के विरोधाभास में फंसे थे। एक तरफ वे कानून तोड़ने वाले का बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उस मानवीय और राष्ट्रीय सेवा को नहीं छोड़ सकते थे जिसके लिए वे वहां आए थे। सरकार पूरी तरह चकरा गई थी। और आखिरकार ऊपर से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरा केस ही वापस लेने का आदेश दे दिया और फिर केस वापस ले लिया गया। इसी मोड़ पर गांधी जी और वकीलों ने कहा, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन पैसे तो मिले नहीं थे, जमीन भी वापस नहीं आई, तो फिर लड़ाई जीत कैसे गए? यही तो सबसे जरूरी सवाल है। लड़ाई इसलिए जीत ली गई क्योंकि जो वकील पहले गांधी जी के जेल जाने की सूरत में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर लौटने को तैयार थे, अच्छा, अब वे उनके पीछे पीछे जेल जाने के लिए तैयार थे। गांधी जी ने उनसे पूछा था, अगर मुझे जेल हो गई तो आप लोग क्या करेंगे? वकीलों का पहला जवाब था, हम घर चले जाएंगे।
तब गांधी जी ने पूछा, तो फिर इन बंटाईदारों का क्या होगा? और इस एक सवाल ने वकीलों को शर्मिंदा कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जब एक बाहरी आदमी इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है तो उनका भाग जाना एक शर्मनाक पलायन होगा। तो ये एकता और डर का टूटना ही असली जीत थी। बिल्कुल, पैसे की जीत से कहीं बड़ी। इसके बाद तो चीजें तेजी से बदली। सरकार ने एक आधिकारिक जांच कमेटी बनाई और गांधी जी को किसानों के अकेले प्रतिनिधि के तौर पर उसमें शामिल किया। जी। जांच में जमींदारों के खिलाफ इतने पक्के सबूत मिले कि वो हिल गए। सैद्धांतिक रूप से जमींदार किसानों से गैर कानूनी तरीके से वसूला गया पैसा लौटाने के लिए राजी हो गए। अब यहाँ बातचीत का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। जमींदारों को लगा कि गांधी जी 100% रकम वापस करने की मांग करेंगे, जो वो कभी नहीं देते। लेकिन गांधी जी ने 50% मांगा। जमींदारों के प्रतिनिधि ने सोचा कि गांधी जी इस पर अड़े रहेंगे और मामला अटक जाएगा, इसलिए उसने एक चाल चली और सिर्फ 25% की पेशकश की। और सबके आश्चर्य के बीच गांधी जी 25% पर तुरंत मान गए। सच कहूं को पहली बार सुनने में ये एक हार जैसा लगता है। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष और आखिर में सिर्फ 25%। लगता तो है, लेकिन यही गांधी जी की जीनियस छिपी है। उनके लिए मुद्दा पैसे का था ही नहीं, मुद्दा था इज्जत का, प्रतिष्ठा का। अच्छा। पहली बार जमींदारों को, जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, झुकना पड़ा था। उन्हें पैसा लौटाना पड़ा, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। जैसा गांधी जी ने बाद में समझाया, जमींदार पैसे का कुछ हिस्सा और उसके साथ अपनी इज्जत का कुछ हिस्सा छोड़ने पर मजबूर हुए थे। तो वो 25% रकम नहीं, बल्कि उनकी अकड़ का टूटना। हाँ, वो एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। किसानों ने सीखा कि उनके भी अधिकार हैं और उनके लिए लड़ने वाले भी हैं। इस एक घटना ने उन्हें हिम्मत दी। लेकिन गांधी जी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। वो सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई जीतने नहीं आए थे। लड़ाई जीतने के बाद वो वहां से चले नहीं गए, जो ज्यादातर नेता करते हैं। नहीं। उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा और इसके लिए कुछ करना चाहा। उन्होंने देश भर से अपने साथियों को बुलाया। उनके शिष्य महादेव देसाई, नरहरि पारेख अपनी पत्नियों के साथ, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास और उनकी पत्नी कस्तूरबा, सभी वहां मदद करने पहुंचे। उन्होंने मिलकर बहुत काम किया। 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा ने औरतों को निजी साफ सफाई और सामुदायिक स्वच्छता के नियम सिखाए। एक डॉक्टर ने 6 महीने के लिए मुफ्त में अपनी सेवाएं दी। और उस दौर की हालत देखिए, उनके पास दवा के नाम पर सिर्फ 3 चीजें थीं: अरंडी का तेल, कुनैन और गंधक का मरहम। जरा सोचिए। हाँ, मतलब उस दौर में लोगों की जरूरतें कितनी बुनियादी थीं। हाँ। और एक किस्सा तो मतलब दिल को छू जाता है। कस्तूरबा को एक महिला ने बताया कि वो रोज नहाकर साड़ी क्यों नहीं बदलती, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए बस वही एक साड़ी थी। ये चीज दिखाती है कि गांधी जी सिर्फ सियासत नहीं कर रहे थे। उनकी राजनीति, जैसा एक स्रोत कहता है, लाखों लोगों की रोजमर्रा की व्यावहारिक समस्याओं से गुंथी हुई थी। सही बात है। उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था। उनका लक्ष्य था एक नया आजाद भारतीय बनाना जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाँ। वो जानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तभी आएगी जब लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। और इसी से जुड़ा एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी किस्सा है। चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, जो एक अंग्रेज पादरी और गांधी जी के पक्के समर्थक थे, उस दौरान चंपारण में थे। जी। वकीलों ने सोचा कि अगर एक अंग्रेज उनकी तरफ से लड़ेगा तो उनका पक्ष मजबूत होगा। वे चाहते थे कि एंड्रूज वहीं रुककर उनकी मदद करें। लेकिन गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने वकीलों से कहा, तुम्हें लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में किसी अंग्रेज का हमारे पक्ष में होना फायदेमंद होगा? ये तो दिल की कमजोरी दिखाता है। मुद्दा सच्चा है और लड़ाई जीतने के लिए तुम्हें खुद पर ही निर्भर रहना होगा। उन्होंने साफ कहा कि एक अंग्रेज के रूप में सहारा नहीं खोजना चाहिए, और यही अंतिम और सबसे गहरा सबक था, आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन। जैसा कि राजेंद्र प्रसाद ने बाद में लिखा, गांधी जी ने उन्हें यही पाठ पढ़ाया था। आत्मनिर्भरता, भारत की आजादी और बटाईदारों की मदद, ये तीनों चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। चंपारण ने साबित कर दिया कि अपनी लड़ाई खुद के दम पर, बिना डरे और बिना किसी बाहरी सहारे के लड़ी
और जीती जा सकती है। तो चंपारण सिर्फ नील की खेती पर हुआ एक विरोध नहीं था, यह नेतृत्व की एक मिसाल थी, सविनय अवज्ञा की शक्ति का पहला सफल प्रदर्शन था और सबसे बढ़कर आम लोगों को डर के पिंजरे से आजाद करने का एक ताकतवर सबक था। और इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और ये आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। गांधी जी का तरीका बड़े बड़े राजनीतिक या किताबी विचारों के बजाय लाखों लोगों की रोजमर्रा की व्यवहारिक समस्याओं पर ध्यान देना था। बिल्कुल। आज के दौर में क्या होता है, जब आंदोलन या नेतृत्व सिर्फ बड़े अमूर्त लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं और उन लोगों की छोटी छोटी लेकिन असली जरूरतों और डर को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। चंपारण का ये मॉडल जो जमीन से जुड़ा था, हमें आज क्या सिखा सकता है?